हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अभ्युदय क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज़ के बारे में। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बी इट एनडीए, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ उसकी इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम में कैसे है। इसके अलावा वहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। बेसिकली जब मॉडल ऑक्सिलरीज़ की बात करी जाती है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपका एरर स्पॉटिंग पे बनता है, ठीक है। एरर स्पॉटिंग में क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन दे देगा सच एज मे आई गो टू दैट प्लेस, और इसको 4 पार्ट में या 3 पार्ट में एग्जामिनर अपने हिसाब से करेगा और उसमें पूछेगा आप बताओ इस पार्ट में कहाँ पे एरर है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि क्वेश्चन में एरर होगा ही, ठीक है। कई बार नो एरर पे भी बात जा सकती है। तो पहला पार्ट तो हमारा बन जाता है एरर स्पॉटिंग पे। इसी तरीके से दूसरी पे बात करते हैं। जब आगे बात करेंगे तो यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन बनता है और उस क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करते हैं। आई टेल यू वाई। देखो, जब भी बात मॉडल ऑक्सिलरीज़ पे आएगी तो हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि इनको यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपके सामने 2 वर्ड लिखता हूँ, एक लिखा कैन और एक लिखा मे। डोंट वरी, मैं एक एक करके हर चीज़ डिस्कस करूँगा। तो जब मैंने कैन और मे लिखा, अगर आप एक एवरेज हिंदी मीडियम स्टूडेंट से पूछेंगे कि कैन का मतलब और मे का मतलब क्या होता है, तो दोनों के दोनों आंसर दे देंगे कि सर इसका मतलब सकता है। लेकिन एक बात और है जो मैं हमेशा कहता हूँ अपनी क्लासेस में, कि इंग्लिश में अगर स्पेलिंग में डिफरेंस है तो उसके मीनिंग में भी डिफरेंस होगा। सो मतलब अगर कैन को हम यूज़ कर रहे हैं तो वो मे की जगह पे यूज़ नहीं हो सकता, तो दोनों में कोई ना कोई फ़र्क होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को एग्जामिनर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में देता है, जहाँ पे आपको लगेगा कि मीनिंग तो मुझे पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं शुड की बात कर लेता हूँ और शुड के बाद अगर मैं ऑट टू की बात कर लूँ या सिर्फ मस्ट की भी बात कर लूँ, सारी की सारी नोन है आपके लिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि इनमें फ़र्क क्या है। बस ऐसे ही जगह पे क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। सो यही बातें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। एक जो थर्ड टाइप क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यहाँ पे आपका क्लोज टेस्ट आ जाता है, ठीक है। मैं आगे आपको क्लोज टेस्ट सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। क्लोज टेस्ट आ जाएगा और क्लोज टेस्ट में क्या होगा, एक पैसेज होगा, वहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और पूछेगा यहाँ पे क्या एरर है, ठीक है। तो हो सकता है वो कैन में साथ में दे दे या शुड और टू और मस्ट साथ में दे दे। देन आपको कॉन्टेक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब बात समझ रहे हैं? कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एक और टाइप का क्वेश्चन है जो आजकल एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने लगा है। अब बात सिर्फ एनडीए की ही नहीं करेंगे, अदर एग्ज़ाम्स की भी बात कर लें अगर, तो जैसे मान लो यूपीएससी और भी एग्ज़ाम्स कराता है, उसने यूपीएससी करा दिया, सीडीएस कराया, सीएपीएफ कराया, या फिर आप एसएससी पे चले गए या किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम में चले जाते हो, तो वहाँ पे ना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है। इसके अलावा अंदर की बात भी पूछ सकता है कि भाई मॉडल ऑक्सिलरीज इसमें क्या है, या उसमें पूछ लेगा कि इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, ठीक है, या इसमें इन्फिनेटिव क्या है। ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जामिनर बना के देता है। एक और टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे अब देखने मिलने लगा है। ऐसे क्वेश्चंस को हम कह सकते हैं फिलर्स। फिलर्स आपने 11th-12th में देखा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो एग्जामिनर में इनको फिलर्स नाम भी दिया हुआ है, तो इनको फिलर्स से भी जाना जाता है। तो कुछ 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं और ये टाइप अगर आपको समझ में आ गया तो काफ़ी आसान हो जाता है चीज़ों को जानना। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है, इनडायरेक्टली भी आ सकता है। अगर मैं बात सिर्फ स्पॉटिंग एरर पे कर लूँ
या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे बात कर लूँ तो क्वेश्चन जो है वो एरर स्पॉटिंग पे तो है ही, साथ साथ ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि ये वॉइस में दे देगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दे देगा, मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं कहीं पे भी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ये मॉडल वर्ब्स होती क्या है। देखिए बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं। देखिए सर, आप सिर्फ एक बात याद रखिएगा, मूड्स, दुनिया जहाँ की बातें याद नहीं रखनी है। इंग्लिश सीख रहे हो आप, एक लैंग्वेज सीख रहे हो, लैंग्वेज रट के नहीं सीखी जा सकती। तो मॉडल ऑक्सिलरीज का काम क्या है? मूड्स का। अब ये मूड्स कैसे हैं भाई? देखो, जब भी हम किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, हम हिंदी बोलें, गुजराती बोलें, मराठी, बोडो, संथाली, किसी भी लैंग्वेज को बोलें, तो हर लैंग्वेज को, वर्ड को बोलने का एक तरीका होता है। मूड के हिसाब से चीज़ें बोली जाती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपको रिक्वेस्ट करनी है भाई साहब मुझे ये पेन दे दीजिए, तो तुम ये देखोगे पेन दो मुझे, हम ऐसे तो बात नहीं करेंगे। या आप किसी से कह रहे हो आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको देना उसको एडवाइस था और आपने क्या किया, मेहनत करनी चाहिए तुम्हें। सोचो, आपके कहने के तरीके से सामने वाले का मूड बदल सकता है, एक्सप्रेशन बदल सकता है। यही मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। दुनिया जहाँ की बातें रट के नहीं बैठना, कैन का मतलब ये, मे का मतलब ये सब अलग बातें हैं। कायदे की बात सीखो, ठीक है। सबसे पहली बात समझे कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या करती हैं, मूड्स बताने का काम करती हैं। इसके अलावा अब किस टाइप का मूड, क्या चीज़ें और होती हैं इसके अंदर, उसको देखते हैं। तो देखिए, ये बात करती है आपकी पॉसिबिलिटीज़ बताने का, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ को कह लो आप, पोटेंशियल बताने का भी काम करता है कि आपके काम करने की क्षमता कितनी है, ये भी बताने का काम करता है। पोटेंशियल के बाद बात करूं, सजेशंस। यहाँ पे कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बात यहाँ पे शुड की भी आ जाती है, मस्ट की भी आ जाती है, और हमें लगता है मीनिंग तो सेम है। भाई मीनिंग कैसे सेम हो सकता है जब स्पेलिंग में डिफरेंस है? बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सजेशंस के बाद कंपल्शन की बात आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ही बात करी जाए तो ऑर्डर देने की भी बात होती है, ठीक है। आगे बात करी जाए तो एक्सपेक्टेशंस के लिए भी हम लोग इनको यूज़ करते हैं। ऑल इन ऑल, अगर आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझें और पुरानी बातों को ध्यान दें, वर्ब के पिछले जो 2 वीडियोज़ आए थे तो ध्यान दें, तो ये जो मैंने सारे वर्ड्स आपके सामने लिखे, पॉसिबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस, पोटेंशियल, ऑर्डर, सजेशन, कंपल्शन, तो ये आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि एग्ज़ाम के नज़रिए से तो इम्पोर्टेंस है ही, जो मतलब रखता ही है। तो ये आपका जो आपका रिटन पेपर होता है, ठीक है, वहाँ पे भी यूज़ होगा। इसके अलावा ये डेली लाइफ में भी इसको यूज़ बेहिसाब किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा। इवन मैं बोलूँगा, अगर आप कभी किसी एमएनसी में गए हो या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों से मिलोगे तो आप देखोगे कि उनका मैक्सिमम कन्वर्सेशन ही इन्हीं पे ही चलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ इनके जो टाइप्स होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, विल, डेयर, ought to, etc. अब नोटिस कर पा रहे होंगे कि बेहिसाब यूज़ होता है इन सब चीज़ों का। तो एक काम करिए, पहले आप इनको लिखिए, फिर हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। टेक योर टाइम, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड में बातें लिखिए, फिर हम आगे आते हैं।
आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए अब आगे की कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं एक एक करके, यहाँ पे कैसे कैसे इनको यूज़ करना है। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप इनके यूजेस जानना चाहते हैं तो आपको बोलने पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आई कैन ड्राइव दिस कार, ओके। आई मे ड्राइव दिस कार। आगे बात करें, आई माइट ड्राइव दिस कार। जैसे जैसे बोलूँगा समझना, कोई चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। आप नोटिस करिए, मैंने यहाँ पे कैन लिखा, मे लिखा और माइट लिखा। और याद करिए, थोड़ी देर पहले आपसे एक बात बोली थी कि तीनों का हिंदी मतलब जो होता है वो होता है सकता है। तो फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है, कैन का मतलब भी सकता है, मे का मतलब भी सकता है एंड माइट का मतलब भी सकता है। और अगर तीनों का मतलब ही सकता है तो भाई आप किसी बात को किस तरीके से कह रहे हो वो कैसे पता चलेगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, आराम से बोलने दीजिए। ठीक है सर, ये बात ही मान ली, तो फिर इन तीनों की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। भाई अगर किसी एक वर्ड से काम चल सकता है तो वहाँ पे तीन को यूज़ क्यों करना। बात समझ में आई, या मतलब कुछ तो है। चलो एक जादू देखते हैं। तो देखो भाई, आई मे माइट की मैं बात कर रहा हूँ, कैन की बात कर रहा हूँ, इनको समझने की कोशिश करो। सबसे पहली बात, एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ, समझने की कोशिश करना। ये कैन है, ये मे है और ये आपका माइट है, ओके। बस इसी तरीके से होता है। एक पॉइंट तो आपका ये बना और ये बना ऐसा। कुछ नोटिस करिए, ये आपकी हायर फ्रीक्वेंसी पे ले रहा है और ये जैसे जैसे नीचे आए टोन नीचे होगी। बस यही फ़र्क होता है। नहीं समझ आया? फिर से समझो। देखो भाई, जब आप बोलते हो, आपको कोई काम आता है, ठीक है, डेली लाइफ पे बात करते हैं, लोकल छोड़ो इंटरनेशनल। आपको कोई काम आता है, आप कार चला लेते हो फॉर एग्जांपल, अच्छे से चला लेते हो, आपको हो गए 8-10 साल। आपसे कोई पूछेगा कार चला रहा, हाँ हाँ मैं कार चला लेता हूँ, कॉन्फिडेंस है। आपने रिसेंटली कार सीखी है, कुछ 10 दिन हुए हैं आपको, आप बताओ आप कैसे बोलोगे? सोच के देखो, कार चला लेता हूँ, क्या वो पहले वाला कॉन्फिडेंस होगा? नहीं। अब मान के चलो आपने कार चला ही 2-4 बार है, तो क्या मे वाला भी कॉन्फिडेंस होगा? नहीं होगा ना। यही फ़र्क आपका कैन, मे और माइट में होता है। बात समझ में आ गई होगी अब मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब भी आपकी बात करी जाए कैन, मे और माइट पे, समझे, जब भी बात करी जाए तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो आपका कैन है ये आपका 100% पॉसिबिलिटी दिखाता है। मतलब जो काम है भैया मैं श्योर हूँ ऐसा ही होता है, ठीक है। अब इसमें कोई इफ़ बट नहीं है। मैंने बोला मैं खाना बना लेता हूँ तो मैं खाना बना लेता हूँ, मतलब मैं खाना बना सकता हूँ, मुझे अपनी एबिलिटी पे कोई शक नहीं है। जैसे ही मैं मे पे आया तो जो मेरी पॉसिबिलिटी है ये 80% पे आके गिर गई, और जैसे ही मैं माइट पे आया तो मेरी पॉसिबिलिटी 60% पे आके गिर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई तीनों वर्ड को बोलने का तरीका अलग अलग होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात अब समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्यारा सा, बचपन से बोलते आ रहे होंगे, लेकिन उसके लिए पहले इसको लिख लो, फिर एक एक करके और बातें समझाता हूँ। टेक योर टाइम। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। आगे आते हैं, अगर नहीं लिख पा रहे तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो, तो यहाँ मैंने बात बताई कैन, मे और माइट की, तो क्या बात सिर्फ इतनी है? नहीं, इसके पहले एक दो बातें और जोड़ देता हूँ सो दैट अब पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट एक जगह पे है, फिर मैं तुरंत इसको आपको याद कराता हूँ समझा के। देखिए भाई, जब भी आप मॉडल वर्ब्स को यूज़ करेंगे सो किसी भी तरीके के नंबर का फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहेंगे नंबर क्या होता है? देखो भाई, आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक बात बताइए, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ तो आपने बचपन से सीखा है कि जो आपकी वर्ब होगी वो भी आपकी सिंगुलर होगी, है ना। इसी तरीके से अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो भी आपने सीखा है जो आपकी वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ ये बात नहीं है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नंबर्स में। मतलब कि अगर गर्ल्स या गर्ल कुछ भी लिखा है तो अगर आगे कोई भी वर्ब आनी है तो वो कैन है तो कैन ही रहेगा, कैंस नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए मैं मे यूज़ करता हूँ तो मे होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप मेइंग कर दें या आप मेड कर दें या MAYS मेज़ कर दें, ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए शुड यूज़ करते हैं, मैं इनको इंडिविजुअली भी समझाऊंगा, उसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये बातें पता होनी चाहिए। सॉरी। सो अगर जैसे शुड यूज़ कर लें तो शुड तो सही है, चाहे मैं गर्ल की बात करूं या गर्ल्स की बात करूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप शुडिंग कर दें या शुड्स कर दें। देखिए, ये बात हो सकता है आपको पता हो, लेकिन शायद किसी को नहीं पता हो, और ऐसी गलतियां अभी एग्जामिनर देता है कई बार। होगा क्या, आपके सामने स्पॉटिंग एरर में या कहीं पे क्वेश्चन दे देगा और ऐसी एरर दे देगा। अब आपको एक नज़र में शुड ही नजर आएगा क्योंकि आपने इसके साथ नहीं देखा कभी, और आपने गलती कर देनी है। इन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए मैंने ये बात बोली है। बात समझ में आ गई? तो भैया आप याद रखिएगा, इसके ऊपर कभी भी नंबर का फ़र्क नहीं पड़ता है। इज़ दैट अंडरस्टूड? कंफर्म है बात? ठीक है, तो ये बातें आप जल्दी से लिखिए, 30 सेकंड लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए, अगर ये जितनी बात मैंने अभी तक बोली, अगर आपको इतनी ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गई ना, तो कभी भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आगे सिर्फ मूड्स का खेल है। अगर आपको मूड समझ में आते हैं तो क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम है ही नहीं। देखो, रटोगे तो कुछ नहीं होगा, और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को रटते हैं, कोई भी ज़रूरत नहीं है रटने की। आगे देखते हैं। मैं आपको कैन के यूजेस थोड़ा समझाता हूँ। कैन को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, मे को भी ऐसे यूज़ करते हैं, माइट को भी ऐसे यूज़ करते हैं, बस फ्रीक्वेंसी की भी बात होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस को ध्यान से समझना। मैंने लिखा शी कैन रन 5 miles in 10 minutes। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ कैन तो यूज़ किया, क्वेश्चन को देखने का नज़रिया देखो, आपने कैन तो यूज़ किया, लेकिन यहाँ जो रन हुई है, तो ये रन क्या है? अब ध्यान दीजिए,
तो ये तो वर्ब है, मुझे समझ में आता है, इसका मतलब दौड़ना होता है, ये भी मुझे समझ में आता है, बट फिर भी कुछ तो फ़र्क होगा। फ़र्क है सर, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे इसकी एबिलिटी की बात करी गई है कि भैया वो 5 किलोमीटर या 5 माइल चल सकती है, दौड़ सकती है 10 मिनट में। बातें समझ में आई? एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। कैन आई गो टू वॉच मूवी। एक आम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, बात सही है, लेकिन एक दूसरा नज़रिया भी देखें अगर, तो यहाँ पे आपने देखा क्वेश्चन को कि भैया परमिशन मांग रहा है। कैन आई गो टू वॉच, कुछ पूछने की बात होगी भाई। जब कुछ पूछने की बात होगी, आप मम्मी से कह रहे हो मम्मी क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, आपने कहा पापा क्या मैं बाइक खरीद सकता हूँ। ये बातें जब आपने करी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप परमिशन मांग रहे हो। बात समझ में आई? जल्दी से नोट करो, फिर आगे इसी की कॉन्सेप्ट समझे। बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, लिखिए जल्दी से। चलिए आगे आते हैं। कैन की कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे एक और सेंटेंस है, मैंने बोला आई कैन lend you my scooter for next week। बस जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट क्या है। मुझे ये जानना है कि इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है। आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। समझ आया भाई? देखो यहाँ पे कुछ ऑफर करने की बात है ना। देखो जब भी आप बात करते हो तो बात को कहने का अपना एक तरीका होता है और उस तरीके से ही बात को कहा जाता है। क्लियर है बातें? तो यही बात यहाँ पे कि भैया ये ऑफर कर रहा है कि मैं अपना स्कूटर तुमको उधार दे सकता हूँ, अगले हफ्ते के लिए लेके चले जाओ। यहाँ पे एबिलिटी तो नहीं हुई, इसमें एबिलिटी क्या लग जाएगी? और क्या इसने परमिशन मांगी है? नहीं भाई, मैं अपना सामान खुद दे रहा हूँ तो मैंने ऑफर ही किया ना। काफ़ी लोग कहते हैं सर ये सब सीखने की क्या ज़रूरत है। जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैराजम्बल जैसे क्वेश्चन करते हो, या मैं बात करूं इंग्लिश ग्रामर में जब आप कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को सॉल्व करते हो, सर आपको ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ों की। और अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे, विश्वास मानिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए होती है। तभी लोगों से कॉम्प्रिहेंशन पार्ट सॉल्व नहीं होता है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, ध्यान से समझना इसमें। तो यहाँ ऑफर वाली बात समझ आ गई? ठीक है। कैन यू वेट outside for 5 minutes। ठीक है भैया जी, फिर से क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? क्या एबिलिटी दिखा रहा हूं मैं? ऐसा तो नहीं है। क्या मैंने परमिशन दी? नहीं है। क्या मैंने कुछ ऑफर किया? नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन को देखने की बात है। तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करी जा रही है, इजंट इट? इस तरीके से कैन को यूज़ करते हैं। और कहाँ वो याद करके बैठे हो कि कैन मतलब सकता है, मे मतलब सकता है, माइट मतलब जय भोलेनाथ। ऐसे थोड़ा है। समझ आई बात? तो भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ मे की, और मे के साथ साथ हम लोग माइट को भी डिस्कस करते हैं एंड देन कुड को भी डिस्कस करते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। चलिए आगे आते हैं जल्दी से।
देखो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा लिखने का, वीडियो पॉज कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं माइट की। अब ये माइट क्या भला है? देखो वही बात कि भैया इसका मतलब भी सकता है। इट्स ओके इफ़ यू नो दिस मीनिंग ओनली, बट जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। सॉरी मैं आपको माइट लिख गया, मैं आपको पहले मे बताता हूँ, मे के बाद आपको माइट बताता हूँ क्या है। कुछ नहीं, मिलती जुलती बात है। आपने बचपन का पहला सेंटेंस याद करो जब आप स्कूल गए थे। फर्स्ट सेंटेंस, पहला दिन याद आया? अच्छा चलो, बीच में तो बोला ही होगा, मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू वॉशरूम मैम, बोला है और बदले में आपको आंसर मिलता था हाँ, या फिर बोल देते थे यस यू कैन, यस यू मे, होता था। बस सर ये जो बात आपने बहुत पहले बोली थी, आपको मीनिंग नहीं पता थी, ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बात करी मे की, ठीक है, तो आपने बोला मे आई कम इन। तो आप इस सेंटेंस को अगर देखें तो अगेन सर जो रिक्वेस्ट करी गई है, तो कुछ के दिमाग में तुरंत आएगा सर कैन में भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, मे भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क है। जब मैंने बात करी आपकी कैन पे, तो वहाँ पे मैंने बात करी रिक्वेस्ट, इसका मतलब होता है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। जब मैंने बात करी मे की, इसका मतलब होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट। ये क्या भला होती है? देखिए सर एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप सबको हमेशा बोला जाता होगा, बस 1 मिनट लूँगा और ये पूरा फितूर ख़त्म हो जाएगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का। देखिए सर 2 तरीके की भाषा का, शब्दावलियों का कह लीजिए या इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। एक होती है फॉर्मल और दूसरी होती है आपकी इनफॉर्मल। इज़ दैट अंडरस्टूड? जब मैं फॉर्मल इंग्लिश में बात करता हूँ तो ये आपका ग्रामर ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? मेरे साथ बोलना है, ग्रामर ओरिएंटेड, मतलब यहाँ पे हार्डकोर ग्रामर यूज़ करी जाती है। दूसरा, ये आपको यूज़ कहाँ पे करना होता है? देखिए सर आपकी रिटन इंग्लिश में इसको यूज़ किया जाता है। अब रिटन इंग्लिश का मतलब क्या है कि भाई साहब मैगज़ीन में यूज़ किया जाएगा, न्यूज़पेपर में यूज़ किया जाएगा, है ना, एट्सेट्रा, या फिर मैं बात करूँ बुक्स वगैरह में यूज़ किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, कंप्लीट मीनिंग होता है। क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग होता है। देखिए जब भी बात रिटन इंग्लिश पे करी जाती है, मतलब जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, आपकी बुक्स हो गई, क्या इसमें ऐसा लिखा जा सकता है चल बैठ जा, चलते हैं, और बता कहाँ हैं, क्यों पाए जा रहे हो, कहाँ पाए जा रहे हो? इससे क्या मीनिंग क्लियर हो रहा है? चाहे इंग्लिश में बात कर लो, कहाँ कैसे बोलेंगे, लेट्स गो, गो, कम, सिट, क्या पता चल रहा है? कंप्लीट मीनिंग नहीं है ना, मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ये जो कंप्लीट मीनिंग देने का काम करते हैं, ये ऐसे सेंटेंसेस ये आपके फॉर्मल इंग्लिश में बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करूं भैया, ये आपकी पहली चीज़ तो ग्रामर ओरिएंटेड नहीं होते। मतलब क्या इसमें ग्रामर यूज़ नहीं होती? आपने काफ़ी बार ये बात सुनी होगी कि सर ग्रामर यूज़ नहीं करी जाती। यूज़ करी जाती है बट पूरी तरीके की बात नहीं रखी जाती, तो पूरे तरीके के सेंटेंस नहीं आते, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं आता। हो सकता है सिर्फ नाउन बोल के काम हो जाए, हो सकता है सिर्फ वर्ब बोल के काम हो जाए। बात समझ में आ गई? इनफॉर्मल इंग्लिश जो है वो आपकी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करी जाती है। कहाँ यूज़ करी जाती है? स्पोकन इंग्लिश में। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है। सर ये बहुत बड़ा एक फितूर है और बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। आपको नहीं करनी। स्पोकन इंग्लिश होता है। ये क्यों होता है ये मैं आपको बताऊँगा आगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़ा रहना पड़ेगा। आगे आते हैं। स्पोकन इंग्लिश हो गया। दूसरा, ये डूबियस इन नेचर होता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि इसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है। आपने कुछ और समझा, सामने वाला कुछ और बता रहा था और आपको कुछ भी शायद समझना है। कैसे? जैसे मान लीजिए बोल दिया उठ, निकल निकल, बैठ जा। अब आपने इसको, हो सकता है किसी ने दोस्ताने रवैये से बोला, आपको बुरा लग जाए। ये होता है डबल मीनिंग। समझ आया? मतलब मीनिंग कुछ और निकल सकती है, वो सामने वाला किसी और तरीके से बोल रहा होगा। अभी क्लियर है बात? तब भी आप नोटिस करिए जो आपके
एप्लीकेशंस दिए जाते हैं, लेटर्स लिखे जाते हैं, ये सारी की सारी बातें रिटन में दी जाती हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस में दी जाती हैं, सो दैट किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बातें लोगों के ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तक अधूरी रहती है, उन्हें पता ही नहीं चलता फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश है क्या। जल्दी से स्नैपशॉट लीजिए, ठीक है। चलो आगे आते हैं। सो मे आई कम इन क्लियर हो गया। चलिए अब आप लोगों ने ना पक्का स्टेशन गए हो, आप सबके सब स्टेशन गए होगे, एयरपोर्ट गए होगे, बस स्टॉप गए होगे। देखिए सर, यहाँ पे ना एक सेंटेंस आपको हमेशा मिलता होगा, मे आई हेल्प यू इन वॉशिंग डिशेस। कुछ कहोगे सर ये तो नहीं लिखा मिलता, तो क्या मिलता है? अरे हाँ सर, ये लिखा मिलता है हाउ मे आई हेल्प यू। ये तो लिखा मिलता है ना, मुझे पता था। तुरंत घबरा जाना होता है। अरे घबराना नहीं है, बात को समझनी है। इस सेंटेंस को पढ़िए और इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या कहना चाहता है। ध्यान से पढ़ो इस सेंटेंस को, फर्क क्या, पुरानी कॉन्सेप्ट को घुमाओ। कौन कौन सी कॉन्सेप्ट घुमानी है? जैसे आप इसमें यह सोचिए, क्या इसमें परमिशन दी गई? नहीं। क्या मांगी गई? नहीं। रिक्वेस्ट करी गई? नहीं। एबिलिटी बात करी गई? नहीं। रिक्वेस्ट तो करी गई है ना। अच्छा, कैसी रिक्वेस्ट करी गई है या परमिशन मांगी गई है? सोचो सोचो, क्या हो सकता है? एनीवन बताइए, एनीवन, जस्ट टेक योर टाइम। देखिए एक बात समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए, मे आई हेल्प यू इन वॉशिंग डिशेज, हाउ मे आई हेल्प यू, अगर आप ध्यान से समझें तो एक तो यहाँ पे ऑफर करने की बात है। आप लोग कहोगे सर आप तो कुछ और कह रहे थे अभी। भाई मैं तो आपको कंफ्यूज करूंगा ही ना, आप समझिए, सेंटेंस को समझिए। यहाँ पे कोई ऑफर कर रहा है। अच्छा, इनको एक और नज़रिए से भी देखा जाता है या बोला जाता है, इसे बोलते हैं पोलाइट सजेशन। क्या बोलते हैं? पोलाइट सजेशन। देखो इंग्लिश में एक चीज़ होती है, जो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश सिखाई जाती है ना, उसमें इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि हमको ट्रांसलेशन करना सिखाया जाता है। ऐसे कोई भी लैंग्वेज सीखी नहीं जाती। अगर आप प्योरली ट्रांसलेशन पे आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मीनिंग कुछ और सोचेंगे। और एक ऐसा लेवल भी होता है इंग्लिश में कि आपका ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, उसको उसी नज़रिए से ही समझना होता है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग मे को कुछ इस तरीके से भी यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने बात कर दी मे आई कम इन, तो मैंने क्या बताया? रिक्वेस्ट। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट के साथ कौन सी रिक्वेस्ट बताई थी? मैंने बोला था आपको पोलाइट, या मैंने इसको साथ में बोला था आपको फॉर्मल। कुछ याद आया? इसी तरीके से मैंने बात करी मे आई हेल्प यू इन वॉशिंग डिशेस, हाउ मे आई हेल्प यू। जब भी आप किसी जगह पे जाते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस लिखे मिलते हैं। बांद्रा स्टेशन में चले जाइए, वहाँ पे भी लिखा हुआ है, जैसे मेन गेट से अंदर जाएंगे तो क्या होता है? ऑफर या फिर आपके लिए एक पोलाइट सजेशन होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आता हूँ और माइट की बात करता हूँ। माइट क्या बोला है? चलिए, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। अब हम लोग माइट को समझते हैं। फिर से वो वाला पहला वाला ग्राफ याद करो। और उस ग्राफ में मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने बोला था कैन 100% पॉसिबिलिटी दिखाता है, मे 80% दिखाता है और माइट 60% दिखाता है। इसका मतलब कि कैन जो है वो हाईएस्ट है और माइट है वो लीस्ट है, और बीच में आपका मे है कि नहीं? तो अब माइट को डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना। माइट आई असिस्ट यू विद असाइनमेंट।
एक बात समझिए, अगर मैं आपकी मदद करता हूँ आपके होमवर्क में तो क्या मैं हेजिटेट होऊंगा? नहीं होऊंगा। लेकिन उसी जगह पे एक बात सोचिए कि आपके घर पे कोई है जो आपसे कम पढ़ा लिखा है या मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन शायद उसको वो टॉपिक आता हो। मेरी बात को पूरी ध्यान से समझना। तब क्या होगा? उसके अंदर कोई जो कॉन्फिडेंस होगा वो कैन वाला होगा, मे वाला होगा या माइट वाला होगा, आप समझिए। क्योंकि माइट में होगा तो पोलाइटली बात कर लेगा कि हे मैं हेल्प यू, हेजिटेट करेगा ना। बस सर, इसी चीज़ को लिए हम लोग माइट को यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका हेजिटेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। या आप इसे कह दें कि हेजिटेट कर जाओ आप किसी जगह पे, वैसी जगह पे हम माइट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, कोई जल्दी नहीं है। आई माइट ड्राइव दिस कार। कुछ याद आया? थोड़ी देर पहले बताया था, ये फ़र्क है, ठीक है सर। जल्दी से लिखो, जल्दी से, और उसके बाद हम लोग आगे की बातों को डिस्कस करते हैं। टेक योर टाइम। लिख लिया? सो हमने सीखा कैन, मे और माइट, ठीक है। इसका एक सेशन और भी होगा कल, क्योंकि जब तक ये बातें सही से समझ नहीं आती तब तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आगे की बात को डिस्कस करते हैं जल्दी से। सो कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कुड क्या भला है भैया? कुड, इससे पूछो हिंदी में क्या मीनिंग होता है, तुरंत बताएंगे सर कुड मतलब होता है सकता है। नहीं, सकता था। ओके, कैसे? चलिए सर, इसको भी डिस्कस करते हैं। कुड मतलब हिंदी में होता है सकता था। मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है सर, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक पंच है। अब वो पंच क्या है उसको डिस्कस करते हैं। पहले तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आई कुड हेल्प यू देयर। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी वहाँ मदद कर सकता था। भैया मुझे पास्ट बताना है, याद रखना है। कुड का यूज़ कहाँ होता है? पास्ट बताने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। ये बात तो पता चल गई मुझे, मैंने बचपन से सीखा है। मुझे इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो मैं इसके लिए कह सकता हूँ कुड आई हेल्प यू देयर। कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे बात नहीं करता। मैं आपका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे बताता हूँ जहाँ पे कन्फ्यूज़न आपके लिए क्रिएट हो सकता है। कैसा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है? लेट्स सी। काफ़ी बार आपको ऐसे सेंटेंस दिखेंगे, कुड यू शट योर माउथ। Could you speak little louder? सेंटेंस पढ़ा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्लीज जल्दी से, या जो आपने समझा इसको। देखिए सर, याद रखिएगा, जब भी आपको कुड इंटेरोगेशन में दिया जाए या इंट्रोगेटिव पार्ट में दिया जाए, क्वेश्चन फॉर्म में दिया जाए, तो यहाँ पे हमेशा ऐसा माना जाता है कि हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भी काम हो रहा है वो पोलाइटली हो रहा है। और काफ़ी बार इसे टॉन्ट देने में भी यूज़ किया जाता है। अब ये टॉन्ट देना क्या होता है? जैसे बोलते हैं नहीं, हाँ 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 पढ़ाई तो बहुत गजब चल रही होगी तुम्हारी, ये टॉन्ट है ना। ये बात समझ आ गई? तो जैसे यहाँ पे लिखा है कुड यू शट योर माउथ। देखिए सर, यहाँ चिल्ला के बात नहीं करेगा कोई, ऐसे ही बोलेगा, क्या आप अपना मुंह बंद रख सकते हैं?
बस इंग्लिश में भी ऐसे बात करेगा, कुड यू शट योर माउथ। दूसरा देखिए, कुड यू स्पीक लिटिल लाउडर, क्या आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं, पोलाइट, ठीक है, मतलब आप बहुत प्यार से अच्छे से बात करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है सर। जैसे एक क्वेश्चन और है, कुड आई गो टू सेंचुरी with my friends। सर इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पढ़िए जल्दी से, ध्यान से। मैं फिर पढ़ देता हूँ, कुड आई गो टू द सेंचुरी विद माई फ्रेंड्स। बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे परमिशन ली जा रही है। तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आ सकती है कि यहाँ पे कैन भी हो सकता था सर, बिल्कुल हो सकता था, मे भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है। तो कुड क्यों यूज़ किया? क्योंकि सर बहुत ज़्यादा पोलाइट हो रहे थे, मतलब एकदम जो बटरिंग वाला पार्ट होता है ना, एकदम मक्खन लगा देना, बस वही वाली बात जब कर ली जाती है तब हम लोग परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। तो आप परमिशन की बात कर सकते हो, कुड आई गो टू द सेंचुरी। सॉरी मैंने यहाँ पे दा नहीं लगाया, तो यहाँ पे दा होगा, ठीक है। जब भी हम स्पेसिफिक प्लेस की बात करते हैं तो हम दा यूज़ करते हैं, ठीक है। सो सेंचुरी विद माई फ्रेंड्स। तो हमने सर कैन, कुड, मे और माइट को डिस्कस कर लिया। बस ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाती है तो आगे कोई बड़ी चीज़ है नहीं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शुड, वुड, आपका मस्ट, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी लास्ट के सेशन में। तो चलो, आपने उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, नहीं तो स्नैपशॉट ले लो जल्दी से। देखिए कोई भी चीज़ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जुड़ सकते हैं, और आपके कैसे भी क्वेश्चन हो डेफिनेटली बताइएगा। चलिए अब हम बात करेंगे आपकी वोकैबुलरी की। सो वोकैबुलरी क्या है? आज का पहला वर्ड, सबसे पहला वर्ड आज का, सर्ज। सर्ज क्या है बताइए, सुना है कभी? सर्ज क्या होता है? सर्ज को काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है। जैसे आप नोटिस करेंगे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं तो लिखा रहता है ना सर्ज इन नंबर, मतलब नंबर में बढ़ोतरी हुई। एक्चुअली सर्ज को यूज़ किया जाता है जब कहीं पे सडन राइज हो। क्या हो? सडन राइज हो। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि बढ़ोतरी होती है, तो हम उसके लिए सर्ज को यूज करते हैं। सर्ज को बड़ी लहर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम सडन बढ़ने लग जाए तो वहाँ के लिए सर्ज वर्ड यूज़ करते हैं। नंबर में बढ़ना, लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, उसके लिए हम लोग सर्ज को यूज़ करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। इसके सिनोनिम्स की अगर हम लोग बात करें तो सिनोनिम्स क्या हैं? तो जैसे आपका हो गया राइज, और हुआ आपका ग्रोथ। क्या हुआ? राइज और ग्रोथ। अब ये राइज और ग्रोथ कैसे यूज़ किया जाता है? देखिए सर, सूरज राइज करता है, सूरज ग्रोथ नहीं करता है। आज आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, आप डेली जितना पढ़ते जा रहे हो, आप तैयार करते जा रहे हो, उसका मतलब आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप राइज नहीं कर रहे हैं। अब बात समझ में आ गई, दोनों में फ़र्क क्लियर है? ये फ़र्क होता है, एक दूसरे की जगह इसको यूज़ नहीं किया जाता। इसी तरीके से अगर हम लोग इनके एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स कहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा? तो जैसे कि इसको यूज़ कर लिया हमने डिक्रीज। क्या यूज़ किया? डिक्रीज। और एक और इसके लिए यूज़ किया जाता है आपका डिक्लाइन। अब इन दोनों में क्या भला है? देखिए सर, दोनों में फ़र्क है। अगर बात करी जा रही है डिक्रीज की तो नंबर में डिक्रीज होता है, ठीक है। डिक्लाइन को कहाँ यूज़ किया जाता है? डिक्लाइन मतलब भी नीचे होता है। तो फ़र्क क्या है डिक्लाइन में? डिक्लाइन में फ़र्क है सर, ऐसा किसी का लेवल बढ़ गया, उस लेवल में कमी आ गई, डिक्लाइन, ठीक है। किसी ने एक सर्टेन स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ था, मान लीजिए आप, मैं हमेशा 90% लाता था, टॉप करता था, और अब मेरे 85, 80,
75, 76 कम होते चले गए, तब ये डिक्लाइन कहलाएगा। दोनों में फ़र्क उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जल्दी से याद लिखिए, सर्ज का मतलब क्या होता है, सडन राइज। सिनोनिम्स हो गया आपका राइज, ग्रोथ। एंटोनिम हो गया डिक्रीज, डिक्लाइन। जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग अगले वर्ड को जल्दी से डिस्कस करते हैं। स्नैपशॉट लीजिए इसका। अगला वर्ड है NADIR। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहली चीज़ तो लोग इसको गलत बोलते ही हैं। इसको बोलते हैं लोग नादीर, ऐसा लगता है खीर खिला दी है। भैया नादीर नहीं होता ये, इसे बोलते हैं नैडर। क्या बोलते हैं, साथ बोलना है, क्या बोलते हैं, नैडर। नैडर मतलब क्या होता है, सबसे निचला स्तर। अब सबसे निचला स्तर कहाँ कहाँ पे हो सकता है, देखो भाई फिर से समझो, जब भी स्तर की बात करी जाए, स्तर आपकी परफॉर्मेंस में हो सकता है। मतलब आप 90% वाले स्टूडेंट थे, आप 30% ले आए, ये आपका नैडर है। ठीक है, आप समुद्र के सबसे नीचे चले गए, नदी के सबसे नीचे चले गए, अपने घर के सबसे नीचे के हिस्से में चले गए, अपने करियर में सबसे नीचे स्तर पर आ गए, बुखार सबसे नीचे आ गया, ये भी नादिर कहलाता है। कोरोना के 2.5 लाख केस आ रहे हैं, अब 10,000 आ जाएं या 5,000 आ जाएं या 500 आ जाएं, नादिर होगा, मतलब सबसे निचला स्तर हो गया। उम्मीद करता हूँ नादिर समझ में आ गया होगा। एक बात मेरी याद रखना, वोकैबुलरी सीख रहे हो, वर्ड याद कर लोगे कुछ नहीं होगा, कैसे यूज़ करना है, किस जगह पे यूज़ करना है, अगर ये बात समझ आ गई, योर जॉब इज़ डन। ओके, yes, if you want me to teach you in English, I do not have any problem. I will deliver 100% lecture in English, but make sure you are compatible with it. If it is not, then if it is so, and if it is not, please do let me know. I do not have any issue. Now let's discuss synonyms. अब भाई मैं बात कर रहा हूँ सबसे निचले स्तर की। सबसे निचले स्तर को हम क्या बोल सकते हैं, बॉटम बोल सकते हैं क्या? जस्ट होल्ड ऑन, मैं इंक ले लेता हूँ। क्या हम इसको बॉटम बोल सकते हैं क्या, बताइए? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। बॉटम के अलावा कुछ और बोल सकते हैं, सोचिए। बिल्कुल बोल सकते हैं। सर बॉटम का मतलब सबसे नीचा। अगर मैं बॉटम को लोएस्ट कह दूं तो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या किताब पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि लोएस्ट लेवल भी बोला जाता है। ये भी लिखा जाता है कि भैया इंडिया ने सबसे घटिया परफॉर्मेंस करी, मतलब सबसे निम्न स्तर की परफॉर्मेंस करी, मतलब उन्होंने लोएस्ट लेवल पे काम किया। ठीक है, तो बॉटम के बाद हम लोग इसको लोवेस्ट भी बोलते हैं। अच्छा, बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक वर्ड और यूज़ किया जाता है, बेस। कुछ लोग कहेंगे सर बेस का मतलब भी निचला स्तर होता है क्या? हाँ जी, देखिए बेस के काफ़ी सारे मतलब होते हैं। एक तो आप निचले स्तर को कह लो जो कि नादिर का सिनोनिम है, लेकिन बेस को अपनी पढ़ाई में भी यूज़ किया जाता है। जब आपकी पढ़ाई बिल्कुल शुरुआती स्तर पे होती है तो वो भी आपका बेस होता है। आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो तो भी, अरे केक बनाया है, पिज़्ज़ा बनाया है, तो उसका भी बेस तैयार किया जाता है। तो बेस सबसे नीचे होता है कि सबसे ऊपर होता है? सोचो कैसा लगेगा, क्रीम नीचे और आपका जो ब्रेड वो ऊपर। तो बेस क्लियर हुआ। तो कई जगह पे यूज़ किया जाता है। इंग्लिश में ऐसा ही है, एक वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं। आगे आते हैं, हम लोग बात करते हैं अब लोग एंटोनिम्स की। एंटोनिम में क्या है भैया, बॉटम की बात कर ली तो बॉटम का मतलब टॉप हो जाएगा। अच्छा जी, लोएस्ट की बात कर ली, लोएस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब एपेक्स हो जाएगा। आपने नोटिस करिए, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, लिखा होता है ना एपेक्स बॉडी ऑफ गवर्नमेंट, एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री, ऐसी लाइंस आपको दिखती होंगी न्यूज़पेपर में। एपेक्स का मतलब सबसे ऊंचा। ठीक है सर, तो इसको बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स के बाद कोई और वर्ड बताओ, इसका मतलब होता है पीक। और ये वर्ड आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा पीक का क्या होगा, कोरोना वायरस पीक पे है, मतलब सबसे ऊपर है। पीक का मतलब चोटी भी होता है, लेकिन आपने तो वो पहाड़ वाली याद करके रखी है, लेकिन उससे कम थोड़ा होता है। एग्जामिनर आपको वहाँ नहीं पूछेगा जो आप पूछ रहे हो, ये जो आपने याद करके बैठा है, आपको कॉन्टेक्चुअली समझना होता है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इज इट अंडरस्टूड? जल्दी से स्नैपशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। हो गया? चलिए देखो, एक एक वर्ड के साथ मैं आपको 5 to 6 वर्ड को सिखा रहा हूँ। इसका मतलब है कि हमें चीज़ों को ध्यान से समझना होगा। एक वर्ड और है, काफ़ी कॉमन है, थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड क्या भला होता है ये? देखो सर, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है
दहलीज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिएगा। शी वॉज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ अ dazzling कैरियर। ठीक है, क्या है, वह अपने डेजलिंग करियर के थ्रेशोल्ड पे था, मतलब वो दहलीज पे था या दहलीज पे थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात और समझिएगा, मैं आपको एक नया यूज और बताता हूँ, इसको एज अ सिनोनिम भी यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ, इसी तरीके से एक और फ्रेज यूज होता है, हम बोल सकते हैं ऑन द वर्ज ऑफ। क्या? ऑन द वर्ज ऑफ, इसका मतलब भी दहलीज होता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करो। आगे आते हैं, सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए सर, अगर मैं ये कह रहा हूं कि थ्रेशोल्ड का मतलब दहलीज होता है, क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब दहलीज होता है, इसका मतलब कि इसका एक सिनोनिम स्टार्टिंग पॉइंट तो हो ही सकता था। अब ये मत कहना सर मुझे ये नहीं पता था, बचपन से बोल रहे होगे स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, क्या मैं इसको बिगिनिंग बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं भाई, किसी चीज को शुरुआत करना। अच्छा, एंटोनिम मुझे लगता है आपको अब पहचानने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। एंटोनिम्स क्या है भैया? कोई स्टार्ट हो सकता है तो एंड भी हो सकता है, तो मैं किसी का एंडिंग पॉइंट के लिए भी तो बोल सकता हूं ना, कि नहीं बोल सकता? एंडिंग पॉइंट हो गया। अच्छा, खत्म करने को क्लोज भी बोलते हैं। अच्छा, क्या मैं इसको शट डाउन बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या मैं इसको सिर्फ एंड बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्लियर है कि भैया हमारा अब तो अंत हो गया है। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड था, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज या ऑन द वर्ज ऑफ। सिनोनिम्स हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट या बिगिनिंग, मतलब शुरुआत करना। एंटोनिम्स की बात करी तो एंडिंग पॉइंट, क्लोज, शट डाउन और एंड, कोई भी वर्ड हो गए। एक बात और याद रखिएगा, सिनोनिम का मतलब बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। दोबारा से कह रहा हूं, बिल्कुल एक जैसा नहीं, क्या? बिल्कुल एक जैसा नहीं होता, मिलता जुलता होता है। ये बातें मैं जानबूझ के हिंदी में लिख रहा हूं सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर, लिखिए, फिर मैं आगे की बात जल्दी से नया वर्ड बताता हूं। जल्दी से, टेक योर टाइम। चलिए नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, और अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स पढ़ेंगे कभी ना कभी, तो काफ़ी वर्ड वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। सच एज आप इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इनकी आप न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए तो आपको एक वर्ड सुनाई देता होगा, हॉस्टिलिटी। ये हॉस्पिटैलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो सेवा सद्भाव होता है। हॉस्टिलिटी की बात जहाँ पे होती है शत्रुता। जब आपका डोकलाम में बवाल चल रहा था तो आपने वर्ड देखा होगा, क्या? हॉस्टिलिटी। दोबारा लिख रहा हूँ, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका शत्रुता। शत्रुता मतलब दुश्मनी। तो इसको कैसे कह दें? एक और इंग्लिश में इसको कहना चाहो तो आप कह सकते हो हॉस्टाइल बिहेवियर। क्या? हॉस्टाइल बिहेवियर। जैसे शेर के सामने हिरन रख दो तो भैया कैसा बिहेवियर दिखाएगा? दुश्मन वाला, है ना। चलो रुकोगे सर उसका खाना है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? हॉस्टाइल बिहेवियर। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम में आ जाता है, देखो एक बात समझो, हॉस्टाइल मतलब शत्रुता, फ्रेंड मतलब दोस्त, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, तो अनफ्रेंडलीनेस हो सकता है क्या? कॉमन सेंस लगाओ, हुआ ना। तो हमको क्या बोल सकते हैं इसको? अनफ्रेंडलीनेस। ओके, चलो
एक बात बताओ, स्वीट मतलब मीठा है ना, तो बिटर मतलब खट्टा, बिटरनेस, अब बिटरनेस कहाँ पे यूज़ किया जाता है? क्या बिटर का मतलब सिर्फ खट्टा होता है? नहीं, मेरा तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाए तो भी बिटरनेस होगी, बिटरनेस। हाँ जी, यही इसका सिनोनिम है, क्या है? बिटरनेस। ठीक है सर, चलिए एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स में बात करी जाए तो भैया फ्रेंडलीनेस बोल दो, और इसके लिए एक वर्ड और यूज़ किया जाता है एमिटी, वो सुना होगा ना, एमिटी यूनिवर्सिटी, बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है। खैर लिखिए जल्दी से। लिख लिया? चलो अब हम जल्दी से एक और वर्ड सीखते हैं। देखो भाई, नोट्स बनाते चलना। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाया था, तो वहाँ पे तो स्नैपशॉट लेना भी आसान था और नोट्स भी कोई सी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा है। चलिए एक वर्ड और है, और ये वर्ड है आपका क्रिपलिंग। अब ये क्रिपलिंग क्या बला है, इस बात को समझो। कोरोना हो गया है तुमको, ठीक है, अब क्या होगा भैया? अगर आपको कोरोना हो गया है तो आप आसक्त हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर देने वाली चीज़ क्या करती है? क्रिपलिंग करती है, परेशान करने वाली, दर्द देने वाली, दुश्मनी निकालने वाली, बर्बाद करने वाली ऐसी कोई भी चीज़ हो जाए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रिपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिपलिंग कहते हैं। तो वो क्या करेगा? वो क्रिपल करेगा। अब बात समझ में आ गई? तो क्रिपलिंग का मतलब क्या होता है? आसक्त करने वाला, या फिर कह दो सॉरी, आसक्त करना, ठीक है। और कॉजिंग आ सीवियर, अच्छा इसे सीवर बोलते हैं कुछ लोग, भाई वो नाला होता है, सीवियर बोलते हैं इसको। क्या? कॉजिंग अ सीवियर एंड ऑलमोस्ट इनसपरेबल, स्पेलिंग ध्यान देना, इनसपरेबल, INSUPERABLE, इनसपरेबल प्रॉब्लम, ठीक है। अब तुम्हें सीवियर से ही समझ रहा होगा, बहुत ही बुरी तरीके का जो दर्द दे दे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वही वाली बात है, ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो सिनोनिम्स में बात करें तो सबसे पहले आपका हो गया हार्मफुल, जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे तो वो क्या होगा? आपका हार्मफुल हो जाएगा। यहीं से आपका हो जाएगा डैमेजिंग। क्या हो जाएगा सर? डैमेजिंग हो जाएगा। अगर मैं यहीं से आपके एंटोनिम की बात कर लूं तो भैया अगर कोई चीज़ हार्मफुल है तो फायदा पहुंचाने वाली भी होगी। अच्छा, अगर हार्मफुल है तो क्या बेनिफिशियल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, बेनिफिशियल के अलावा अगर कोई चीज़ डैमेजिंग थी तो कुछ और हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप फेवरेबल बोल सकते हो, ठीक है सर। तो भैया आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है, एक बार जल्दी से उसे रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने वर्ब की बात करी थी, ठीक है, और वर्ब के लिए 2 वीडियोस आ चुके थे। आज की बात करी जाए तो आज हमने मॉडल ऑक्सिलरीज़ की बात करी। जब हमने मॉडल ऑक्सिलरीज़ की बात करी तो हमने ये समझा कि ये मूड बताता है। मेरे साथ बहुत ध्यान से बैठना, समझने की कोशिश करना। ये मूड बताता है, पहली बात। मूड के अलावा दूसरा काम क्या करता है सर? ये रिक्वेस्ट बताएगा, सजेशन बताएगा, एबिलिटीज़ बताएगा, परमिशन बताएगा, कंपल्शन बताएगा, एक्सपेक्टेशंस बताएगा, मतलब इस तरह की कुछ बातें होंगी, ठीक है। इसके बाद इसके टाइप में क्या क्या थे? तो हमने टाइप में देखा कि आपका कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, विल, शैल, मस्ट, ये सारी चीज़ें आएंगी। हैज़ टू एंड हैव टू भी होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है।
इसके बाद हमने कैन, कुड, मे, माइट को समझने की कोशिश करी। कैन, मे और माइट में हमने फ़र्क समझा कि हिंदी मतलब तो सकता होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि भैया इसकी फ्रीक्वेंसी में, इसके बोलने के ढंग में फ़र्क होता है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे पॉसिबिलिटी की, एबिलिटी की, पोटेंशियल की बात करी, हमने पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करी, सजेशंस की बात करी, है ना। तो हमने कैन आई गो, मे आई गो और माइट आई गो, कैन आई असिस्ट यू, मे आई असिस्ट यू और माइट आई असिस्ट यू में डिफरेंस भी समझा क्या होता है। सो दिस इज़ हाउ वी लर्न हाउ टू यूज़ मॉडल ऑक्सिलरीज। उसके बाद हमने कुड को समझा, तो उसका पास्ट मीनिंग होता है सकता था, लेकिन जब उसके करेक्ट यूज़ में आया तो हमने इसको जाना कि भैया उसको भी पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज़ किया जाता है, टॉन्ट मारने में भी यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट लास्ट में हमने वो वोकैबुलरी को डिस्कस किया, जहाँ पे हमने सर्ज की बात करी, क्रिपलिंग की बात करी, या फिर हमने बात करी जाए बेनिफिशियल जैसे वर्ड्स को जानने की कोशिश करी, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। आई होप यू आर ऑल आर लाइकिंग द वीडियो. If it is so, please do subscribe our channel. See you next class. Have a nice day.